आज का हमारा टॉपिक है भिन्न और दशमलव, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न क्या है? ऐसी संख्या जिसे p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल 0। जैसा कि हम परमेय संख्या की परिभाषा में भी पढ़ चुके हैं। परमेय संख्या जिस प्रकार से अपन पढ़ते हैं सेम वही है। भिन्न में क्या है? ऐसी संख्या जिसे p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त किया जा सकता है जहां q इज नॉट इक्वल 0, जहां p क्या है? अंश है और हर क्या है? उसका q है। q क्या है? उसका हर है। जैसे कि हमने यहां से लिख दें p अपॉन क्यू, तो जो p है वो अंश कहलाएगा और जो q है वो क्या कहलाएगा? हर कहलाएगा। या हम इसे न्यूमरेटर और इसे डेनोमिनेटर कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इसकी जो ये जो भिन्न है, भिन्न की हम अगर बात करें साधारण भिन्न की, यानी कि सिंपल फ्रैक्शन की बात करें, तो वो क्या होती है? साधारण भिन्न दो राशियों का अनुपात है। साधारण भिन्न क्या है? दो राशियों का अनुपात है जिनके अंश में हर का भाग न जाए। जैसे ये 3/7 है, तो 7 का अगर हम 3 में भाग दें, इस हर का अगर अंश में 3 में भाग दें तो भाग न जाए। या हम ऐसे भी कह सकते हैं जिस भिन्न की हर 10 की घात न होकर कोई अतिरिक्त संख्या हो, उसे साधारण भिन्न कहते हैं। तो ये ऐसी, या हम अभी डेफिनेशन से समझ में नहीं आ रहा है तो सीधा हम एग्जाम्पल पे आए, एग्जाम्पल के द्वारा डेफिनेशन को समझने का प्रयास करें। ये 3.7 है। अगर हम 7 का, जैसे इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, 7 का इसमें 3 में डिवाइड भी नहीं हो रहा है, तो ये जो संख्या है वो क्या है? साधारण भिन्न है, सिंपल फ्रैक्शन है। या हम पढ़े भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो पहले है संचित भिन्न। संचित भिन्न क्या है? लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन, यानी कि कोई भी फ्रैक्शन जिसे और अधिक न काटा जा सके और अधिक न तोड़ा जा सके, या ये हम कहें कि जिस संख्या में, जिस परमेय संख्या के अंश व हर में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ न हो, वो क्या है? संचित भिन्न है। जैसे 3/7 है, 4/11 है, यह हम कहें लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन। जैसे मान चलिए कोई संख्या है 4/10 और इसे हम लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो उसे 2 से डिवाइड कर दें, ये हो गया 2/5। तो ये 2/5 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी आपकी संक्षिप्त भिन्न हो जाएगी, लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं उचित भिन्न क्या है। उचित भिन्न क्या है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? वे भिन्न जिसमें हर अंश से बड़ा हो। कौन सी भिन्न? जिसका हर कैसा हो? अंश से बड़ा हो। वे भिन्न क्या कहलाएंगी? उचित भिन्न कहलाएंगी, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगी। ऐसी भिन्न जिनमें डेनोमिनेटर कैसा हो? न्यूमरेटर से बड़ा हो। ऐसे फ्रैक्शन जिसमें डेनोमिनेटर कैसा हो? डेनोमिनेटर कैसा हो? न्यूमरेटर से बड़ा हो। ऐसी फ्रैक्शन उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। वहीं पर अगर हम इसके अपोजिट बात कहें तो वे भिन्न जिसके अंश हर से बड़े हों, यानी हर कैसे हों? हर छोटे हों, अंश बड़े हों, तो वो भिन्न क्या कहलाएंगी? अनुचित भिन्न कहलाएंगी, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगी। जैसे 4/3 या 15/7 की अपन बात करें तो यहाँ पर जो हर है वो छोटा है, वो अंश बड़ा है। जब अंश बड़ा होगा तो उसे अनुचित भिन्न कहेंगे। क्लियर है? इसके बाद हम इसमें और भी आगे जैसे समझने का प्रयास करते हैं। इसके हम आगे समझने का प्रयास करें। जैसे हमने इसमें देखा मिक्स्ड भिन्न क्या है? मिक्स्ड भिन्न क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? वे भिन्न जो एक पूर्णांक तथा एक भिन्न से मिलकर बनते हैं। देखिए इसमें एक तो पूर्णांक भी है और एक भिन्न भी है। जब ऐसी भिन्न जिसमें एक पूर्णांक भी हो और एक भिन्न भी हो, जब वो दोनों मिल जाएं तो ऐसी भिन्न को अपन क्या कहेंगे? मिश्र भिन्न कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। इसके बाद हम व्युत्क्रम भिन्न किसे कहते हैं? इनवर्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जैसे कोई, यहाँ एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं इसे। जैसे ये 2.7 लिखा हुआ है और हम इसे क्या करते हैं? 7/2 कर दें। जैसे यहाँ 2.7 लिखा है और 2.7 का हम क्या कर दें? 7/2, यानी कि जो अंश हर है उसे हम आपस में बदल दें
हर को अंश की जगह और अंश को हर की जगह कर दे, बदल दे, तो वो व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगी। किसी भिन्न के अंश हर को हर अंश में बदलना व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सतत भिन्न क्या है, कंटीन्यूअस फ्रैक्शन क्या है, या लंगड़ी भिन्न किसे कहते हैं। तो इस प्रकार की भिन्न की कोई डेफिनेशन नहीं होती, निश्चित डेफिनेशन नहीं है, और इसके अंश व हर में कोई निश्चित नियम भी नहीं होता। इसे कितना भी किस तरह से भी और आगे बढ़ाया जा सकता है ना। इस प्रकार जो भिन्न कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, सतत भिन्न कहलाएंगे। क्लियर है। इसके बाद हम पढ़ते हैं संयुक्त या कंपाउंड फ्रैक्शन क्या है। वे भिन्न जिनके अंश या हर या दोनों भिन्न के रूप में हो। जैसे हम इस भिन्न की बात कर रहे हैं तो ये इसका अंश है और 7/9 ये इसके हर में है, लेकिन इसका जो हर है वो कैसा है, भिन्न के रूप में दिया हुआ है। तो इस प्रकार की भिन्न संयुक्त भिन्न या कंपाउंड फ्रैक्शन कहलाएगी। या जरूरी नहीं है केवल हर में ही ऐसा हो सकता है कि अंश भी भिन्न के रूप में दिया हो और हर भी भिन्न के रूप में दिया हो, ऐसे भी हो सकता है। तो इस प्रकार की भिन्न संयुक्त भिन्न कहलाती हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं दशमलव भिन्न क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहेंगे, तो इन्हें भी समझ लें जरा। जिस भिन्न के अंश में हर का भाग देने पर, जिस भिन्न के अंश में ऐसे कोई भिन्न है 1/2 और हम इस अंश 1 में हर का भाग दें यानी 2 का 1 में भाग दें तो ये 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 जो संख्या प्राप्त हुई है वो क्या है, दशमलव है। तो दशमलव वाली संख्या है। तो जिस भिन्न के अंश में हर का भाग देने पर भागफल दशमलव में प्राप्त हो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ 1.2 लिखा हुआ है, 2 हमने 1 में डिवाइड किया, भाग दिया, तो भाग देने पर 0.5 आ गया, तो ये संख्या क्या है, ये दशमलव भिन्न हो गई। ये 4 में 5 को डिवाइड किया, 0.8 आ गया, ये क्या है, दशमलव भिन्न हो गई। देखिए दशमलव भिन्न के बारे में हम पिछली वीडियो, शुरुआती वीडियो में, यानी कि जब हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा था तब भी हमने उसके कुछ भाग पढ़े थे। तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि दशमलव जो संख्या होती है, दशमलव वाली जो संख्या होती है वो किस रूप में होती हैं, या तो वो शांत रूप में हो सकती हैं या वो अशांत रूप में हो सकती हैं। और यदि अशांत रूप में होंगी तो अशांत रूप में भी उसके हमने 2 भाग पढ़े थे शुरुआती वीडियो में, आवर्ती या अनावर्ती। क्लियर है। इसके बाद हम यहां पढ़ें आवर्ती दशमलव भिन्न या पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, ये क्या है, इन्हें समझ लें। तो ये क्या है, आवर्ती दशमलव भिन्न या पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये क्या है सुनिए। जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया, ये क्या है, ये संख्या को हम क्या ले सकते हैं, इसका मतलब क्या है। तो इस संख्या मतलब क्या है कि 0.6666, ये जो संख्या है, यानी कि ये इनफाइनाइट है, ये अनंत तक है, ये संख्या ये फिक्स नहीं है। ये संख्या क्या है, आवर्ती दशमलव संख्याओं में आ रही है। ठीक है। इसी को हम ऐसे और भी ऐसे हम इसका और भी एग्जांपल समझने का प्रयास करें। जैसे हमने कहा कि 0.35 ये ऐसे कोई संख्या है, इसमें भी क्या है, तो इसमें भी क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर भी हम कि जैसे हमने 5 पर ऐसे रिपीटेड निशान लगा दिया, बार का निशान लगा दिया, तो हम इसका मतलब इस संख्या मतलब क्या हो जाएगा 0.3। अब 5 के ऊपर बार लगा हुआ तो 5 को बार बार रिपीट कर सकते हैं ऐसे कितनी बार, है ना। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। इसमें चेंज करने के लिए आ जाता है कि इसे फ्रैक्शन के रूप में चेंज करें। जैसे 0.6 बार है, इसी क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, ये 6 वाली संख्या हमने लिख दी। अब 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, बार का मतलब क्या है, वो संख्या बार बार रिपीट होगी। जैसे हम कोई प्रोग्राम करते हैं, हम बार बार किसे बुलाते हैं, जो व्यक्ति स्पेशल होता है, तो इसमें जो 6 है वो बार बार आएगी। तो जब बार बार आएगी यानी इसकी वैल्यू अधिक है, और ये याद रखने के लिए तरीका है, कोई नियम नहीं है ऐसा।
तो 6, ये जो मैंने अभी जो बोल, अब सुनिए, जैसे 6 पर बार लगा हुआ है तो जितने अंकों के ऊपर ये बार का निशान होता है ना, उतनी बार यहाँ हम 9 लिखते हैं। जैसे 6 है ना, ये कितने अंक है, ये एक ही अंक है ना, तो एक बार 9 लिखेंगे। ये 6/9 ये भिन्न बन गई, क्या हो गया, ये भिन्न बन गई। अब इसी को हम लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन में चिन्ह करें, लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन यानी निम्नतम रूप में लिखना चाहें तो इसको 3 से डिवाइजेबल है, ये नंबर 3 से डिवाइड कर दें, ये आ गया समझ में आपको। इसी में जैसे कि ये है, इस क्वेश्चन को ऐसे हल करें। यहां पर देखिए, पहले पूरी संख्या लिखें, पूरी संख्या में क्या है, 675, पूरी संख्या के अंदर इसमें ये है। अब इसमें महत्व किसको दिया जा रहा है, 75 को। महत्व किसको नहीं दिया जा रहा, 6 को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो 6 को माइनस कर दें, हटा दें, 6 को इस संख्या में से माइनस कर दें। अब महत्व दिया गया था इन दो अंकों को, तो 2 बार हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। और जिस और पॉइंट के और बार के बीच में ऐसी कितनी संख्या, कितने अंक है जिनको महत्व नहीं दिया गया, तो एक अंक ऐसा है जिसको महत्व नहीं दिया गया, तो उसकी हम 0 कर देंगे। ठीक है, इसमें से इसे माइनस कर दें, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 में से 6 9 हो जाएगा, या 6 बचेगा, ये 6 हो जाएगा, और 900 ये क्लियर है। अब जैसे हम कोई क्वेश्चन समझें, कि अगर कोई ये जो बार का निशान लगा है ये पॉइंट से अगर पहले आ गया तो हम क्या करें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा वो सुनिए। हम जैसे इसको बार को हटानेंगे, ये जो संख्या है ना ये माइनस में हो जाएगी, किसमें हो जाएगी, माइनस में। क्या बचेगा, 0.516। क्लियर है, क्लियर है। अगर यहां पर कोई संख्या और भी है इसी प्रकार से, ये भी संख्या है कोई, ये भी कोई संख्या दी हुई है और इसमें लिखा है, तो ये 3 पर जो बार लगा है वो 3 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आगे प्लस लगा था लेकिन ये संख्या किसमें हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्लियर हुआ, ये ऐसे समझ ले, ये लो, ठीक है। ये इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, ये बाहर जो प्लस लगाया वो प्लस का ये कर दिया। अब जैसे हम इसे सॉल्व करना चाहें या और भी इसको आगे बढ़ा लें, -17.146। अब देखिए इससे क्या हुआ, ये 17 पर बार लगा हुआ है, 17 कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या है, +0.416। जैसे इन ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, -8 +0.516, ये -3 +0.518। जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो इसमें माइनस का इंटू होना है, तो माइनस का जब इंटू करेंगे तो क्या होगा, इन संख्या में साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर तो क्या था कि ब्रैकेट हटाया, ये संख्या बाहर आ गई, यहाँ भी ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस का इंटू होने से कोई अंतर नहीं आता। लेकिन जब यहाँ पर ब्रैकेट हटाया जाएगा तो माइनस के अंदर इंटू होना है, जैसे ही माइनस का इंटू होगा इन दोनों संख्याओं साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये जो माइनस का 17 है वो प्लस हो जाएगा, और प्लस के 0.416 जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब हम यहाँ ये देख लें कि यहाँ कौन सी संख्या ऐसी जो पॉजिटिव है या कौन सी संख्या ऐसी है जो निगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये संख्या निगेटिव ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। -8 और -3 ये दोनों माइनस के और ये प्लस के हैं। क्लियर है, तो हम इसे अलग सॉल्व कर सकते हैं, अलग से सॉल्व कर सकते हैं ना,
हम -8 -3 को अलग सॉल्व करें, माइनस की कितना हो जाएगा, माइनस की 11 हो जाएगा, प्लस की 17 की, इनको आप अलग सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर पाएंगे ना, माइनस माइनस ये तीनों को अलग सॉल्व कर लें, और ये दोनों प्लस प्लस वाली अलग सॉल्व करना है, प्लस के में से माइनस ये सब अलग सॉल्व करना है, मतलब सिंपल कैलकुलेशन बची हुई है। ये क्लियर समझ में आना चाहिए। 8 पे बार लगा था हमने, बार जैसे हटाया तो बार जो 8 पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, ये संख्या प्लस ये अलग कर दी। यहाँ पे ये संख्या अलग है ना भाई, इस संख्या को हमें ऐसे भी कर सकते थे ना, जैसे 8 बार 0.516, तो ये संख्या तो अलग है ना, इसको हमने माइनस कर दिया, प्लस ये संख्या अलग है। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये संख्या होती है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब इसके ऊपर बार लगा हुआ था तो ये संख्या माइनस ही हो जाएगी केवल। ये सिंपल हो गया। अब तो कैलकुलेशन रह गया है सीधा सीधा, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद इसमें देखें हम इस क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करें, आगे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करें हम। क्लियर है, सुनिए, यहाँ पर क्या है, ये 3 तो वही अलग संख्या है ना, ये 4 7, 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 बार 9 लिख दिया। क्लियर है, 4 तो अलग है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि 8 तो ये अलग है, ये 4 अलग है, तो ये इसे सॉल्व करें हम। 5 3, 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा, 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है ना, तो ये दोनों ही पॉइंट कैसे हैं, मेन है, यानी दोनों की बदले यहाँ 9 9, दोनों के नीचे यहाँ 9 9 करना है। क्लियर है, प्लस ये 0 8, दोनों डेट के ऊपर बार लगा हुआ है तो दोनों डेट के लिए 9 9 कर देंगे हम। यहाँ जीरो का कोई यूज नहीं है, जीरो को हटा दें आप, ठीक है। अब 3 और 4 7 ये अलग करना है, और ये तीनों संख्या आपको अलग अलग सॉल्व करनी है। तो अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि 47 प्लस 53 प्लस 8 तीनों को ऐड कर देंगे, और कौन में क्या लिख देंगे आप, 9 लिख देंगे। क्लियर है, इन तीनों संख्याओं को आप एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, या हम तीनों को फ्रैक्शन करके सॉल्व कर लें, या तीनों की नीचे वाला जो संख्या है जो हर है वो कॉमन है, तीनों को डायरेक्टली यहाँ जोड़ के यहाँ जो भी आ रहा है उसे लिख दें, फिर आप यहाँ एक नॉर्मल कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ सब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 107 3 10 और 8 18 की 8 बचेगा, एक हासिल बचेगा, 5 और 4 9 1 10, 108 हो रहा है। अब 7 के 99 में, या 99 का 7 से गुणा करें तो 7 9 63 की 3 6 बचेगा, 7 9 63 63 और 6 69 हो जाएगा, प्लस 108 बटे 99। अब दोनों को जोड़ के जो भी आ रहा है उसको यहाँ ऊपर लिख दें और 1 में 9 हो जाएगा। क्लियर है, देखिए अब हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। भिन्नों को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, जैसे यहाँ कोई संख्या है 314, हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज करने, इसको परसेंट में चेंज करने के लिए क्या किया है, जैसे यहाँ 314 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3/4 लिखा हुआ है, और हमें क्या करना है, इस भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले इस संख्या में हम क्या करें, 100 का मल्टीप्लाई कर लें, 100 का क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, और 4 से 100 ये डिवाइड करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे 75, और ये परसेंट का साइन लगा दिया। यानी दी गई संख्या में 100 का गुणा करते हैं, तो जो संख्या दी गई थी 314, इसमें हमने क्या किया, 100 का मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, आगे उसमें परसेंट का साइन लगाते हैं, तो परसेंट का साइन लगा दिया, 4 से 100 को डिवाइड किया 25 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, और ये परसेंट लगा दिया। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि जैसे कोई क्वेश्चन ये है 3/4 है, और हम इसे सॉल्व करने के लिए ये भी कर सकते हैं, अगर कोई ये कहता है भैया ऐसे कैसे हो गया, ये केवल एक ही जगह इंटू कैसे किया अपनी स्वेच्छा से, तो उसको ऐसे भी समझ लें हम कि हमने ऊपर नीचे ऐसे इंटू किया 100 का, ऊपर भी और नीचे भी, तो ऊपर वाला जो इंटू किया है उसको तो ऐसे इंटू अलग इसमें कर दें, ऊपर वाले को तो ये लिख दिया,
और नीचे वाला जो 100 था उसको हमने ऐसे 1/100 अलग कर दिया। 4 से इसको डिवाइड किया 25, 3 का 25 से इंटू करेंगे 75। और जो 1/100 होता है ना, 1/100 मतलब होता है परसेंटेज, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। क्लियर है? तो दी गई संख्या में 100 का गुणा कर आगे परसेंट का साइन लगा देते हैं। जैसे ये संख्या है, हमें परसेंट का इसे परसेंट में चेंज करना है, तो क्या करें, पहले 100 का इंटू करें और फिर इसी नंबर में आप क्या करेंगे, इसको ये लोग और आगे ऐसे समझ लेते हैं। 100 का इंटू करें और फिर इसी संख्या में आगे क्या लगाएंगे, परसेंट का साइन लगा देंगे। 5 से 100 कैंसिल हो रहा है, 21, 22 का इंटू करेंगे तो 40%। ऐसे इस क्वेश्चन में भी देखिए 4/5 है, 100 का मल्टीप्लाई किया, ये आपने क्या किया, परसेंट का साइन लगाया, 5 to 10 ये 0 इंटू कर दीजिए, ये आ गया। 20 का 4 से गुणा किया, 80 हो गया, 80% हो गया। अब देखिए, आप प्रतिशत को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, जो परसेंट में जो दिया हुआ है उसको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो परसेंट है वो होता है 1/100। यहाँ पर हमने पढ़ा था परसेंट की हम 1/100 या परसेंट की 1/100 या 1/100 या परसेंट करते हैं, तो परसेंट मतलब होता है 1/100। या प्रतिशत का हम सीधा सीधा मतलब समझे तो किसी एक वस्तु का 100वां हिस्सा, वो क्या है, प्रतिशत है। या से 1 रुपए का 100वां जो हिस्सा है वो क्या है, उसका परसेंट है। तो जैसे 10% है, तो इसको परसेंट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हम साधारण फ्रैक्शन में सिंपल फ्रैक्शन चेंज करना चाहें, तो जो परसेंट जो लिखा हुआ है, परसेंट की हम क्या लिखते हैं, 1/100 लिखते हैं। और यह 10 से 0 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1/10 ही बचेगा। ऐसे यहाँ भी सॉल्व किया है, यहाँ भी 30% किया, क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। 10 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, 3/10 बचेगा। यहाँ भी 25 इंटू परसेंट के 1/100, तो ये हो जाएगा 25/100, ये कैंसिल कर सकते हैं ऐसे। क्लियर है? नेक्स्ट, अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं। तुलना से तात्पर्य है, ये दो भिन्न दिए हों तो हम कैसे पता लगाएंगे भिन्न छोटी है या बड़ी है, या दो से ज्यादा भिन्न दिए हों तो कैसे लिखेंगे, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो सुनिए, सबसे पहले हम देखें भिन्नों की तुलना में, जैसे हमने पहला पॉइंट लिया, भिन्नों की तुलना करते समय हर समान कर लेनी चाहिए या अंश समान कर लेनी चाहिए। या तो जो भिन्न है और हम उसे सॉल्व करना चाह रहे हैं, या उसमें हम अवरोही क्रम या आरोही क्रम में हल करना चाह रहे हैं, या उसकी छोटी या बड़ी भिन्न को हम पहचानना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हम उसके अंशों को या उसके हरों को समान कर लें। ठीक है, अब देखिए समान कर लेने से क्या लाभ होता है। फिलहाल तो हम ये देखें कि समान करने से क्या लाभ होगा। ठीक है, जैसे हम मान चले कोई भी क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा, जैसे कि 7/9, 5/9, 8/9 और 1/9, जैसे ये क्वेश्चन है। अब इसमें जो हर हैं वो कैसे हैं, समान हैं, इक्वल हैं। तो हमें क्या लाभ होगा ऐसा करने से, सुनिए। अगर इसके हर एक जैसे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास 7 kg कोई वस्तु है, 7 किलो हमारे पास कोई वस्तु है, और उसमें से यहाँ पर 9 लोग उसको बांट रहे हैं। यहाँ 5 किलो वस्तु है, यहाँ 8 किलो है, यहाँ 1 किलो है, और सब जगह कितने कितने हिस्सों में बांटना है, हमें 9 हिस्सों में बांटना है। तो हम नॉर्मली ये समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा किन लोगों को मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई वस्तु 7 किलो है, इसमें 9 लोग हिस्सेदार हैं, यहाँ 5 किलो में से 9 हिस्सेदार हैं, यहाँ 8 किलो में से 9 हिस्सेदार हैं, यहाँ 1 किलो में से हिस्सेदार हैं। तो आप आसानी से समझ सकते हैं, यहाँ पर एक वस्तु में से 9 लोग हिस्सेदार हैं, तो यहाँ पर सबसे कम मिलेगा, सबसे कम मिलेगा। और यहाँ 7 वस्तुएं हैं, 7 वस्तुओं से 9 जगह बांट रहे हैं, तो यहाँ या ये समझ लें यहाँ 7 किलो कोई वस्तु है, उसमें से हम 9 जगह बांट रहे हैं, तो यहाँ मटेरियल आपको ज्यादा मिलेगा। इसी को हम अगर परिभाषा के अकॉर्डिंग देखें, परिभाषा के तौर से समझ लें, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हर समान हो, यदि किसी भिन्न में यदि भिन्न दिए हों और उनमें हर कैसे हो, समान हो, यदि सभी हर कैसे हो, समान हो, तो सबसे कम अंश वाली संख्या सबसे छोटी होगी और सबसे बड़ी अंश वाली संख्या सबसे बड़ी होगी। ये सबसे छोटी होगी और ये सबसे बड़ी होगी।
क्लियर है? अगर हर समान है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो सबसे कम अंश वाला है, यहाँ पे देखिए हम एग्जाम्पल को देख रहे हैं और एग्जाम्पल हमने देखा कि यहाँ सबके हर समान है और अंश सबके डिफरेंस है, सब डिफरेंट है, सबके अलग अलग हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ 7 किलो वस्तु है, उसमें से 9 लोग हिस्सेदार हैं, 9 लोगों को बांटना है। यहाँ 5 किलो वस्तु में से 9 लोगों को वितरित करना है। यहाँ 8 लोगों में से 8 किलो वस्तु 9 लोगों को वितरित करना है। यहाँ ये सॉरी सबसे बड़ी भिन्न, यहाँ 8 लिखा हुआ है, सबसे बड़ी भिन्न इसे करें तो 7/9 है या 5/9 है या 8/9 है या 1/9 है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 8 वस्तुओं में से 9 लोगों को बांटना है या एक वस्तु में से 9 लोगों को बांटना है या 7 में से या 5 में से। तो सबसे ज्यादा कहाँ मिलने वाला है? हम 8 किलो की बात करें, 8 किलो में से जब 9 लोगों को बांटेंगे तब लोगों के पास ज्यादा सामान पहुंचेगा, या 1 किलो में से 9 लोगों को बांटेंगे तब ज्यादा पहुंचेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ 8 किलो वस्तु है, 8 किलो वस्तु को हम 9 लोगों को बांटेंगे तो ज्यादा सामान सबको मिलेगा, और 1 किलो में से 9 लोगों को बांटेंगे तो बहुत ही कम मिलेगा। यहाँ पे एक परिभाषा बन गई, परिभाषा यहाँ पे ये बन गई कि जब किसी भिन्न के हर समान हो, जब कुछ भिन्न दिए हो और हमें भिन्नों की तुलना करनी हो, उन्हें कंपेयर करना हो, उसमें ये बताना हो छोटी या बड़ी कौन सी है। तो जब सभी हर समान हो तो सिर्फ ये देख लें कि अंश किसके छोटे या बड़े हैं। जहां अंश सबसे छोटा होगा वहां संख्या भी सबसे छोटी होगी, और जहां अंश सबसे बड़ा होगा वहां भिन्न भी सबसे बड़ी होगी। ये आपको क्लियर आ गया होगा। यहीं पर अगर हम इसी क्वेश्चन को ऐसे समझ लें, इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से समझ लें कि अगर क्वेश्चन का अंश कैसा है? समान है, अंश समान है। जैसे यहां भी 8 है, यहां भी 8 है, यहां भी 8 है, यहां भी 8 है, और हर अलग अलग है। अब देखें कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो समझ लें से कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। सुनिए, हम यह देख रहे हैं कि हर तो समान, अंश तो समान है, अलग क्या हो रहा है? हर अलग हो रहे हैं। यहाँ 8 वस्तुएं हैं, हमें कितने लोगों में बांटनी है? केवल 2 लोगों में बांटनी है। यहाँ 8 वस्तुओं में से कितने लोग हिस्सेदार हैं? 3 हिस्सेदार हैं। यहाँ 8 किलो में से 4 हिस्सेदार हैं, यहाँ 8 में से 5 हिस्सेदार हैं। जहां ज्यादा लोग बांटेंगे तो वस्तु आपको कम मिलने वाली है, और जहां किसी वस्तु को उपभोक्ता कम होंगे वहां वस्तु आपको ज्यादा मिलेगी। यहाँ 8 किलो वस्तु है, यहाँ आपके यहाँ 8 किलो वस्तु कोई आ रही है, आप 2 लोग खाने वाले हैं तो आपको ज्यादा मिलने वाला है। और यहाँ वही वस्तु अगर 8 किलो है और आप सदस्य ज्यादा हैं तो कम मिलने वाला है। यानी कि कहने का अर्थ यह हुआ कि जहां पे हर कम होगा, देखिए जब किसी प्रश्न में दी गई भिन्नों में अंश समान है और हर अलग अलग हैं, तब उस स्थिति में क्या होना है कि जब हर कम होगा तब वह भिन्न कैसी होगी? सबसे बड़ी होगी, ठीक है। और जहां हर छोटा होगा वहां भिन्न भी सबसे छोटी होगी। सबसे छोटी होने का कारण क्या है? कि वहां उतने ही मटेरियल सबके पास है, लेकिन यहाँ उसके हिस्सेदार ज्यादा हैं। यहाँ वस्तु सबके पास बराबर है, यहाँ भी उतनी है, यहाँ भी उतनी है, यहाँ भी उतनी है, यहाँ भी उतनी है। जैसे हम इसकी बात करें, यहाँ पे 2 हिस्सेदार हैं, जबकि यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 3 हिस्सेदार हैं, 1 2 3। और यहीं की बात करें तो यहाँ पर वही वस्तु 4 लोगों में बंटनी है, और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर वही वस्तु 5 लोगों में बंटनी है। 1 2 3 4, ये लोग 5 हो गए, 5 भागों में बांट दिए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ कम लोगों कम मिलना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम यहाँ पढ़ते हैं, यदि दिए गए भिन्न के अंश व हर का अंतर समान हो। क्या कह रहा है ये? यदि दिए गए भिन्न के, देखिए हमने एक तरीका ये था भिन्न को सॉल्व करने का, और जरूरी नहीं है कि हर हमेशा आपको जब क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा तो हर आपको एक जैसे करके दे, वो ऐसा नहीं है। हर आप एलसीएम लेकर के एक जैसे कर सकते हैं, ठीक है। सुनिए, हर या अंश को आप एक जैसा कर सकते हैं, समान कर सकते हैं। अब यहां देखिए, यदि दिए गए भिन्न के अंश व हर का अंतर समान हो, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अंश और हर में हर जगह अंतर एक जैसा हो। जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं 4 और 5 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। ऐसे 5 और 6 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। 6 और 7 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। सब में अंश और हर में सब में एक जैसा अंतर है। 4 और 5 1 का अंतर है, 5 और 6 में 1 का अंतर है, 6 और 7 में 1 का अंतर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी तथा छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं
कि यहाँ पर सबसे बड़े अंश वाली भिन्न कौन सी है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ा अंश कौन किसका है, तो अंश बड़े अंश वाली भिन्न ये है, तो इस भिन्न को अपन बड़ी भिन्न कहेंगे। और सबसे छोटा जो भिन्न है इसमें, सबसे छोटा जो अंश है वो ये है, इसलिए इस भिन्न को भी हम छोटी भिन्न कहेंगे। क्लियर हुआ। ऐसे में इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में 13 और 15 में 2 का अंतर है, 15 और 17 में 2 का अंतर है, 17 और 19 में 2 का अंतर है, 19 और 21 में भी आप देख पा रहे हैं केवल और केवल 2 का अंतर है, इन सब में 2 का अंतर है। तो इस प्रकार की जो भिन्न है हमें उसमें ये बताना है कि इसमें छोटी और बड़ी भिन्न कौन सी है। तो हम पढ़ चुके हैं कि बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी तथा छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होगी। तो उसमें बड़ी भिन्न कौन सी होनी है, जिसका अंश बड़ा हो, है ना। तो ये भिन्न आपकी बड़ी हो जाएगी और ये भिन्न हो जाएगी छोटी भिन्न। ये दोनों भिन्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं कि बड़ी भिन्न कौन सी है और छोटी भिन्न कौन सी है। ये रूल नंबर 2 में आप क्वेश्चन नंबर 3, 4 का आंसर आपको देना है। क्लियर है। इसके बाद नियम 3 में, यदि दिए गए भिन्नों में अंश एक अचर संख्या के साथ बढ़ते हैं, यदि दिए गए भिन्नों में अंश क्या है, एक अचर संख्या के साथ बढ़ते हैं, तथा हर अचर संख्या से मतलब ये कोई भी संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी, और चर संख्या मतलब जो जैसे एक्स है, वाई है, ये सारी चीजें। तो यदि दिए गए भिन्नों में अंश एक अचर संख्या के साथ बढ़ते हैं तथा हर दूसरी परंतु बड़ी अचर संख्या से बढ़ते हैं, तब बड़े अंश वाली भिन्न सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है, मतलब पहले वाले का उल्टा हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब क्या हुआ, अंश एक अचर संख्या के साथ बढ़ते हैं। अंश में एक अचर संख्या, एक मतलब अलग संख्या है, एक अचर संख्या है, और हर में दूसरी संख्या है। ये दोनों अंश की संख्या अलग है और हर की संख्या अलग है। अंश में हम देखें तो 2 और 5 के बीच में 3 का अंतर है, 5 और 3 में फिर 3 का अंतर है, 8 और 11 में 3 का अंतर है। लेकिन यहाँ 3 का अंतर नहीं है, यहाँ एक दूसरी संख्या, जो भी हमने ये पढ़ा था, हर दूसरी परंतु बड़ी अचर संख्या से बढ़ते हैं। यहाँ 5 और 11 में 6 का अंतर, फिर 11 में 6 17, फिर 17 और 6 23। ठीक है, तो इस प्रकार के इस क्वेश्चन में क्या होता है कि बड़े अंश वाली भिन्न, जो बड़े अंश वाली भिन्न होगी वो क्या ऐसी भिन्न होगी, सबसे छोटी होगी। तो यहाँ सबसे जो ज्यादा अंश है, सबसे बड़ा अंश है वो ये है, 11 है। 2 5 8 11 में सबसे बड़ा अंश 11 है, यानी ये वाली जो भिन्न है वो सबसे छोटी भिन्न होगी। और जो सबसे कम अंश वाली भिन्न है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, जो कि यहाँ लिख दिया गया है। इसके बाद हम पॉइंट नंबर 4 की बात करें, रूल नंबर 4 की बात करें, तो रूल नंबर 4 में क्या है, यदि किसी संख्या को a/b से गुणा करने के स्थान पर a/b से भाग दे दिया जाए। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया कि किसी संख्या में 2/3 का गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने 2/3 गुणा करने के बजाय 2/3 से भाग दे दिया। भाग देने पर प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 10 अधिक है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आप कैसे सॉल्व करेंगे, सुनिए। यदि किसी संख्या को a/b से गुणा करने के स्थान पर a/b से भाग दे दिया जाए, तो वास्तविक परिणाम से x अधिक परिणाम प्राप्त होता है, तब दी गई संख्या। ऐसे क्वेश्चन में हम इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। तो सुनिए, जैसे जब किसी भिन्न का 6/7 बताने को आ जाए, यानी कि ये कहा जाए कि जब किसी संख्या का 6/7 का गुणा करने को आ जाए और गलती से क्या कर दिया जाए, उसमें गलती से 6/7 का भाग दे दिया जाए, तो क्या होगा, तो जो आंसर है वो अलग आएगा। तो जो आंसर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, सही उत्तर से 13/70 अधिक प्राप्त होता है। तब वह भिन्न क्या है, तब वो भिन्न क्या थी, तो सुनिए। तो हमने जैसे क्वेश्चन की इसमें बात करी, जैसे यहाँ जो बटे के रूप में कोई संख्या है जिसका हम गुणा कर रहे हैं, तो बटे के रूप में संख्या यानी ऊपर वाली संख्या a है और नीचे वाली संख्या b है, यानी हमने ऊपर वाली संख्या a और इसको b मान लिया, यानी इसको a और इसको b, तो यानी ये संख्या a की जगह रखते हैं, इसे b की जगह रखते हैं। क्लियर है, a b की जगह रख दिया। और यहाँ हमने इस सूत्र में लिखा x अधिक परिणाम प्राप्त हो रहा है, यानी 13/70, तो 13/70 को x की जगह रख दिया। अब इसमें रखना है a की जगह हम क्या रख दें, 6 रख दें, b की जगह क्या रख दें, 7 रख दें, और x की क्या रख दें, 13/70 रख दें। बटे में b² - c², b² यानी 7 का स्क्वायर माइनस c² यानी 6 का स्क्वायर। क्लियर है, 7 से 70 कट जाएगा, ये 10 कितना बच रहा है, 6 × 13/10 ये बच रहा है, और 7 का वर्ग करेंगे 49,
और 6 का वर्ग करेंगे 36, ठीक है। अब इसके बाद हमने देखना है 6 इंटू 13/10 है ना, तो यहाँ 49 में 36 हटाएं, 9 में 6 घटाएं, कितना बचेगा 3 बचेगा, 4 में 3 घटाएं कितना बचेगा 1 बचेगा। और इसके जो बटे में 10 लिखा था ना, उसको हम नीचे भेज सकते हैं, ऐसे भेज सकते हैं, ठीक है। 2 3 6 2 5 10, यानी कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 3/5 आएगा। क्लियर है। सुनिए, यदि किसी प्रश्न में इनमें से कोई नियम नहीं लग रहा है, जैसे कोई भिन्न दे दी है और भिन्न में कोई नियम नहीं लग पा रहा है, उसमें हमें आरोही या अवरोही क्रम निकालना है। आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब क्या होता है, इसमें कैसा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो बड़ा मतलब बढ़ते क्रम में, और इसमें छोटा आ रहा है यानी छोटे क्रम में यानी घटते क्रम में। तो यदि किसी प्रश्न में इनमें से कोई नियम नहीं लग रहा है, जो नियम अभी मैंने बताए हैं, तब उनका आरोही या अवरोही क्रम या फिर बड़ी या छोटी भिन्न ज्ञात करने के लिए दी गई संख्याओं को दशमलव भिन्न में भी बदल सकते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इनमें ऐसा कोई नियम नहीं था कि ना तो इनमें कोई कॉमन वो नहीं दिया है, तो अपन उस स्थिति में क्या करेंगे कि भाग भी दे सकते थे इस तरह से, 5 का 2 भाग दें, 8 का 3 में, 9 का 4 में, 13 का 5 में, 11 का 6 में, और भाग दे करके जो हमने दशमलव भिन्न बनाई है, इनसे भी हम पता लगा सकते हैं कि इनमें कौन सी भिन्न छोटी या कौन सी भिन्न बड़ी है, या उसे आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में भी हम आसानी से लिख सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि अगर हम भाग नहीं देना चाहें तो हम उसे उसका एलसीएम के द्वारा उनके जो हर हैं उनको एक जैसा कर सकते हैं, और हर को एक जैसा करने के बाद भी उसे आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कौन सा भिन्न छोटा हो, कौन सी भिन्न छोटी होगी और कौन सी भिन्न बड़ी होगी। इस बात का हम आसानी से पता लगा सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने अभी पिछले नियम में पढ़ा है अभी, कि जब कोई क्वेश्चन दिया हो और उसके अंश जैसे उसके हर एक जैसे हो, सबसे पहले हम क्या करें, या तो हम जैसे कोई भिन्न है उसमें ये सारे नियम नहीं लग रहे, तो हम सिर्फ सिंपल सा ये फंडा समझ लें कि उसको हम क्या करें, ये तो दशमलव में चेंज कर लें, दशमलव में या भाग दे लें। अगर छोटी संख्याएं हैं जिनके पहाड़े हमें याद हैं, आसानी से हम भाग दे सकते, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ये भी तरीका है कि हम एलसीएम के द्वारा भी उनके हर को एक जैसा कर सकते हैं, और जब हर की संख्या एक जैसी आ जाएंगी तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी संख्या भिन्न छोटी है। क्यों, जब हर उसके सभी हर कैसे हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे, जब सभी हर कैसे हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे, तो हम ये पता लगाएंगे कि उसके अंश बड़े या छोटे हैं। क्योंकि जब सभी, मैं उस स्थिति में बता रहा हूँ जब सब हर समान हो, तब हम क्या देखते हैं, फिर जब सभी हर समान होंगे, जैसा कि हमने पिछले उसमें देखा है कि जब सभी हर समान होते हम क्या करते हैं, तो हम ये करते हैं कि उसका अंश देखेंगे, अंश छोटा है या बड़ा है, और अगर अंश बड़ा है तो स्वाभाविक सी बात है वो भिन्न बड़ी होगी, जैसा कि हमने इसमें यहाँ पढ़ चुके हैं। और अगर भिन्न छोटी हो, अंश छोटा होगा तो भिन्न भी छोटी होगी, जैसे हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि अगर हर समान है तो हम ये देखते हैं कि अंश बड़ा है या छोटा है, तो अंश बड़ा है तो भिन्न भी बड़ी होगी, और अंश छोटा है तो भिन्न भी छोटी होगी। क्लियर है। ये हमारे पास दूसरा, हमें ऐसा भी कर सकते हैं, ये हमने क्रम से लिखा है इसे, ठीक है, ये हमने यहाँ पे ये क्रम से लिखा हुआ है इन्हें। अब सुनिए, जैसे हमने इसको यहाँ आरोही क्रम में लिखा है, इनको हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, आरोही क्रम में लिखा हुआ है। दूसरा तरीका भी समझ लें, ये हमने देखा कि पॉइंट जैसे भाग देकर देखा 0.3, तो 0.3 तो यहाँ भी है, 0.3 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 3 के बाद 7 है, यहाँ 3 के बाद 8 है, तो ये संख्या बड़ी हो रही है। इन दोनों में छोटी कौन सी हो रही है, ये हो रही, 3.8 आ गया, ठीक है। फिर इसमें भी 0.3 है, देखिए पहले तो हमने इसमें देखा कि पॉइंट के बाद सब छोटी संख्या कहाँ पे आ रही है, तो 0.4 है, यहाँ 0.3 है, यहाँ 0.4 है, यहाँ 0.3 है, 0.5 है, तो 0.3 यहाँ भी है, 0.3 यहाँ भी है। अब इन दोनों में से छोटी कौन सी है, तो 3 के बाद यहाँ देखा, यहाँ 7 है। देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं पॉइंट के बाद वाली संख्या कौन, किस पॉइंट के पहले तो उस समय 0 है, तो उससे तो पता लगा ही नहीं सकते। पहले तो हम पॉइंट की पहले वाली संख्या देखते हैं, लेकिन वो तो है ही नहीं इसमें, तो हम क्या करें, पॉइंट के बाद में कुछ संख्या देखें, तो यहाँ 4 या 3 या 4 या 3 या 5, पॉइंट के बाद की संख्या, तो यहाँ 5 और 4 तो बड़ी हो रही है, ये 4 भी बड़ी हो रही है। पहले हम यहाँ 0.3 की बात करें, तो यहाँ 0.3 यहाँ 0.3, ये दोनों संख्याएं इन संख्याओं से छोटी है, लेकिन इनमें इन दोनों में आपस में छोटी कौन सी है, तो इन दोनों में आपस में छोटी ये होगी। क्यों, क्योंकि इसमें
0.3 यहाँ भी, 0.3 यहाँ भी, लेकिन इसके बाद वाला जो अंक है वो यहाँ पे 8 हो रहा है, यहाँ पे 7 हो रहा है। दूसरा अंक ये वाला छोटा है, यानी कि सबसे छोटी संख्या ये 3.8 हो गई। इसके बाद ये 5.3 और 5.13 यानी 5/30। इसके बाद हमने देखा पॉइंट, यहाँ 0.4 है और यहाँ भी 0.4 है, लेकिन यहाँ 0.4 के बाद और कोई संख्या नहीं है, 0.4 के बाद और भी संख्या है, तो इसके बाद ये संख्या आ जाएगी 2.5, फिर इसके बाद आ जाएगा 4.9 आ जाएगा, फिर लास्ट में ये 6.11 आ जाएगा। इस संख्या में ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे मान चलिए कोई ये इसी क्वेश्चन को हम लिखें या कोई दूसरा क्वेश्चन लिख लें। जैसे मान चलिए दूसरे कोई क्वेश्चन दे दें, जैसे कि हम इसे सॉल्व कर लें। कैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लें। जैसे मान लें हम एक एग्जांपल ले लें, इसी को ले लेते हैं। चलिए 3.8 है ये 5.13 है, ये 2.5 है, और उसके बाद 4.9 और 6. ठीक है, इनमें डिफरेंस कितना है, इन दोनों में अंतर कितना है, 3 और 8 के बीच में कितना अंतर है। तो 8 में 3 आप माइनस करके पता लगा सकते हैं कितना अंतर है, 5 का अंतर है। ठीक है, देखिए ये सब करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप 8 का भाग दे सकते थे, लेकिन अगर मैंने इसी को क्रम से ले लिया है, जरूर नहीं है कि इन्हीं को क्रम से लिया जाए ना, मैंने तो इसी क्वेश्चन को ही क्रम से ले लिया है। अगर ऐसे आप नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर आप उसी को ले सकते हैं जो इसमें दिया हुआ था। जैसे 2.5, 3.8, 4.9, 5.13, 6.1, ये अब तो क्रम से नहीं है, ये मैंने क्रम, ये लो, ये अब कोई क्रम नहीं रहा, मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसी को ले लिया। अब इनके बीच में देखिए कितना अंतर है, 3 का अंतर है। वैसे तो हम 5 का ही भाग आसानी से दे पा रहे थे ना, लेकिन अगर कोई बाई चांस संख्या बड़ी भी होती तो हम इस तरह से संख्या को छोटा कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 3 है, तो 3 का भाग दीजिए। 3 भाग हमें किस में देना है, 3 भाग हमें किस में देना है, 2 में देना है, तो कितना आएगा, 3 भाग 2 में देंगे तो ऐसे देंगे, भाग 3 का 2 में, पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा, 3 6 18 आएगा, फिर 2 बचेगा, फिर पॉइंट 0 आ जाएगा, फिर 3 6 18, यानी 0.666 ये आएगा। ठीक है, 0.666 ये और भी आगे लिख सकते हैं। 8 और 3 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। वैसे तो हम 8 का भी 3 में भाग दे सकते थे, लेकिन अब 5 का अंतर, अब 5 का दे, 5 का भाग 3 में देंगे तो 0.0 लगाएंगे, यानी 0.6। 9 और 4 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर, 5 का भाग देंगे 40 में 0.8 हो जाएगा, ऐसे 0 5 8 40 0.8। 13 और 5 के अंदर कितने, 13 जो 5 है उनके बीच में कितने का अंतर है, 8 का अंतर, तो 8 का भाग 5 में देंगे, तो कैसे देंगे सुनिए, 8 भाग 5 में देंगे, ऐसे पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा, 8 6 48, फिर 2 बचेगा, फिर 0 आएगा, और 8 दूनी 16 यानी 0.62। 6 और 11 के बीच में 5 का अंतर है, 5 का भाग 6 में देंगे ऐसे ही। ठीक है, तो 5 एकम 5, 1.2 ऐसे आए। अब देखिए हमें ऐसे भी, देखिए यहाँ ये संख्याएं तो अलग अलग आएंगी, ये संख्याएं यहाँ पे 2.5, ये 0.4 आ रहा था, यहाँ 0.66 आ रहा है, ये संख्या आपस में तो अलग अलग, ऐसे तो अलग अलग दिखेंगी, क्योंकि आपने यहाँ डायरेक्ट 5 का 2 भाग दिया था, लेकिन हमने 5 का 2 भाग दिया नहीं, यहाँ पे हमने इन दोनों का डिफरेंस जो निकाला है 3, उसका भाग दिया है। लेकिन हमें तो आंसर निकालना है ना, कि इसमें आरोही अवरोही क्रम निकालना है या छोटी या बड़ी भिन्न बतानी है, तो उसके लिए अपन ये तरीका भी यूज कर सकते हैं। हमने क्या किया, 5 और 2 के बीच का अंतर 3, 5 और 2 में 3 का ही तो अंतर है, तो 3 का भाग दिया इसमें, क्योंकि अगर मान चलिए हर बड़ा होता तो हम क्या करते, तो हम इस तरह से हर को छोटा कर सकते हैं। ठीक है, 8 में 3 का अंतर क्या है, 5 है, 5 का इसमें भाग दे दीजिए, ये भी एक तरीका है। अब देखिए इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो यहाँ सबसे छोटी संख्या ये तो सबसे बड़ी है, यहाँ 1 पॉइंट है ना, सबसे छोटी संख्या देखना है, तो यहाँ पॉइंट के बाद यहाँ भी 6 है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 6 है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 6 है, यहाँ तो पॉइंट के बाद 8 ये बड़ी है, 0.66 यहाँ देखिए, 0.6 यहाँ भी, 0.6 यहाँ भी, 0.6 यहाँ भी, लेकिन इसमें 6 के बाद भी संख्या 6 दी है, यहाँ 2 दिया हुआ है, या कुछ नहीं दिया, तो सबसे छोटा हो गया 0.6। 0.6 सबसे छोटा, यानी सबसे छोटी संख्या, यानी एक नंबर हमने इसको दे दिया सबसे छोटी संख्या। ठीक है, फिर इससे बड़ी जो संख्या है वो 0.62 है ना, इससे तो बड़ी है 62, यहाँ 6 है, ये 62, दूसरा नंबर इसको दे दिया, फिर 0.66 तीसरा नंबर हमने इसको दे दिया। अब देखिए यहाँ 0.8 है ना, ये 0.6 थी, ये 0.6 थी, ये 0.8 है, चौथा नंबर इसको दे दिया, और लास्ट नंबर ये बच रहा है, तो पहला नंबर हमने इसको दिया था, यानी 3.8 सबसे छोटी है, दूसरा नंबर हमने किसको दिया, इसको, यानी 5.13,
दूसरे नंबर की संख्या ये हो गई। तीसरे नंबर की संख्या क्या है, 2.5 है, ये तीसरे नंबर की संख्या। चौथे नंबर की 4/9 है ये। और पांचवें नंबर की संख्या क्या है लास्ट में, 6/11 है। ठीक है, ये सबसे छोटी संख्या हो गई, सबसे छोटी। और ये सबसे सबसे बड़ी। ठीक है, क्लियर है। इसके कुछ इसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, देखेंगे।